हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, ये कितने वर्षों पश्चात आई, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, इससे हमारे स्कूल स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या बदलाव हुआ, कॉलेज स्तर की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की घोषणा की गई। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, अनुसंधान के लिए कितना खर्च किया जाएगा, जीडीपी का कितना % इसमें लगाया जाएगा, इससे भविष्य में क्या योजनाएं साबित होंगी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के लिए अच्छी साबित हो रही कि क्या साबित होगी, कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वो सारे डाउट्स आसानी से क्लियर हो जाएं। तो पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा नीति की व्यवस्था लानी क्यों पड़ी, शिक्षा नीतियाँ लानी क्यों पड़ी। तो सबसे पहले आपको पता हो शिक्षा क्यों हमारे लिए इतनी जरूरी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई क्यों गई। जैसे आपने सबने सुना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज योर सोसाइटी। अगर हमें अपने समाज में कुछ बदलाव लाना है तो सबसे अच्छा बदलाव हम किसके द्वारा ला सकते हैं, शिक्षा के द्वारा। इसीलिए हमारे देश की सरकारों ने हमेशा शिक्षा पे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग नीतियाँ लाई गई। जैसे आपको पता है 2020 की नीति आई, तो ये कितने लगभग 34 वर्ष के पश्चात ये नीति आई थी। अब आपको पता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। जैसे आपको पता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी आप सब अभी तक पढ़ते होंगे 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। तो 1986 के बाद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाने का जो उद्देश्य क्या था, इसका परिचय क्या गया। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट दिया गया उसमें इसका परिचय दिया गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका पूरा मैंने आपको PDF दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया गया उसके बारे में। कह रहे कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के विकास, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की मूलभूत आवश्यकता है। जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया गया उसमें इसको परिचय के रूप में दिया गया है कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों बनाई। कह रहे कि शिक्षा जो होती है पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए, एक मानव क्षमता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता को पूरा किसके द्वारा कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी भी हमारी क्या एजुकेशन है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे वर्ड के मतलब पता होने चाहिए कि जैसे सार्वभौमिक का तात्पर्य क्या होता है, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता का तात्पर्य क्या होता है। क्योंकि हर एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, इसलिए अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था। ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने की योजना क्या है, इसलिए इसको ड्राफ्ट में परिचय दिया गया। अब आपको पता है कि कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में। उसके पश्चात दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में। इसी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसी में संशोधन करके निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसी को लागू किया गया था ना। जो अब तक आप पढ़ते थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार का अधिनियम है। तो इस संशोधन किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करके किया गया था, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब आपके जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसको मंजूरी कब दी, केंद्रीय कैबिनेट ने क्या किया था, 2020 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली तो ये किसकी अध्यक्षता में थी।
तो ये किसकी अध्यक्षता में थी? के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो क्या हुए इसरो के प्रमुख भी रह चुके। उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च जब किया जा रहा था उस टाइम की इमेज दी हुई है। अब किसकी अध्यक्षता में लागू हुआ था? तो किसके? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसरो के प्रमुख इससे पूर्व रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। अब इसके अलावा कुछ हमें इम्पोर्टेंट, जैसे आप ये देख सकते हैं कि कस्तूरी रंगन की इमेज दी हुई है। अब जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण योजना क्या हुई, योजना कह सकते हैं बदलाव है कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अभी तक जैसे आप मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते हैं तो उस विभाग को क्या हो जाएगा, अब शिक्षा मंत्रालय के नाम पे जाना जाएगा। इस बात पे कई जगह आलोचनाएं भी हो रही, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस सरकार ने क्या किया था, जो भारत सरकार का योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या किया गया था, नीति आयोग, जो कि क्या है, भारत का थिंक स्टॉक है। तो कहा जा रहा है कि आपने पहले भी योजना आयोग का नाम बदल के क्या किया गया, नीति आयोग। सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा, ये सारी जो योजनाएं हैं इसको क्या करना है, वास्तविकता में लाने की वो है। इसलिए इसी तरह से क्या हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के भी क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो इस टाइम पे आपको क्या योजना आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो करंट में मुद्दा बन रहा है, जैसे मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया। इसी तरह से आपके एग्जाम में अगर कभी करंट से क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइम पे आपसे योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुए, जो हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम में क्या बदलाव, स्कूल का जो फॉर्मेट चल रहा था उसमें क्या बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अभी तक का फॉर्मेट क्या था, 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था। अब उस 10+2 के फॉर्मेट के स्थान पे क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 का फॉर्मेट लागू किया कर दिया गया। अब इसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपको क्या, पहली स्टेज फाउंडेशन कर दी गई, जो आपका पहली स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज होगी, फिर आपकी प्रीपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी स्टेज। स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपको पता है कि जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें फर्स्ट तक आने में बच्चे को क्या 3 साल तो लग ही जाते हैं, पीजी, एलकेजी, यूकेजी। उसी सबको क्या करके मिला जो सेकंड तक के बच्चे को आने के लिए। जैसे आपको पता है 3 साल तो वो लग गए, फिर फर्स्ट में आया बच्चा, फिर सेकंड में आया, तो इसमें 5 साल तो लग ही जाते हैं। और इसी को उन्होंने क्या बोल दिया कि फाउंडेशनल कोर्स। और इसके लिए क्या किया, जो आंगनवाड़ी होती थी उनको बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराने की बात की गई है। उसके पश्चात आपका प्रीमेट्री आएगा, उसमें क्या आएगा, क्लासेस जो 3 से 5 तक की होंगी। उसके पश्चात आपका मिडिल आएगा, उसके बाद सेकेंडरी। तो ये आपके स्कूल का नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। अब स्कूल की जो शिक्षा होगी, आपकी एजुकेशन, इसी पाठ्यक्रम पे लागू होगी। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात क्या की गई, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसको रोजगार परक बनाने की घोषणा की गई। रोजगार परक बनाने की बात चल रही है। जैसे अभी तक आपको पता है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उतनी रोजगार परक नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी कई बार क्या होता है, तुरंत उसके सामने रोजगार की उपलब्धता नहीं होती। रोजगार के लिए क्या होता है, सरकार पर निर्भर रहता है कि सरकार वैकेंसी निकालती है तब उसमें फॉर्म डालें। और अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको प्रोफेशनल कोर्स, कौशल विकास की योजनाएं जैसे अलग अलग देश कर रहे हैं कि जैसे क्या कि बच्चे 6 क्लास में ही आएगा तो उसको क्या करना है, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स सिखाएंगे, जैसे कंप्यूटर की डिकोडिंग के बारे में या कुछ अलग अलग कौशल विकास के अलग अलग कोर्स चलते हैं उनके बारे में। उससे क्या होगा, एक तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा और उसके अलावा क्या होगा, उसके अंदर उसकी जो शिक्षा होगी रोजगार परक होगी, उसकी एजुकेशन उसको क्या कर सके, रोजगार उपलब्ध करा सके। जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। जैसे एज अ टीचिंग स्टूडेंट आपने पढ़े होंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, किसी भी टीचर का एक मुख्य दायित्व क्या होते हैं।
शिक्षा देते समय उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहले क्या होता है, एक समाज के लिए सुयोग्य नागरिक का निर्माण करे, और दूसरा शिक्षा उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराए। शिक्षा उसके जीविकोपार्जन का भी साधन बन सके। दूसरा, उसको ऐसा ज्ञान देना है जिससे समाज के लिए एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण करे, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करे। दूसरा, और शिक्षा उसके लिए क्या कर सके, रोजगार उपलब्ध करा सके, उसके जीविकोपार्जन का साधन बन सके। तो इसीलिए आप क्या करें, कक्षा 6 से कौशल विकास से प्रोफेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। उन्होंने कम से कम प्राथमिक स्तर में कक्षा 5 तक, वैसे कोशिश है कि क्लास 8 तक, अगर क्लास 8 तक ना भी हो पाए तो 5th तक तो बच्चों को शिक्षा उसकी मदर टंग में ही देनी है। अब बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देने से फ़ायदा क्या होगा। पहली बात क्या होती है, जैसे हमें सबको पता है कि जब हम बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, उसके मातृभाषा, उसके पेरेंट्स की, उसके फैमिली की, उसके बाहर की जो उसका नेबरहुड होता है, पड़ोस की होती है, वो सब भाषा धीरे धीरे सीख लेता है। उसके लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सुन के अनुकरण करके सीख जाता है। तो इसलिए क्या होता है, उसके मातृभाषा के बहुत सारे शब्द बच्चे के अंदर पहले से होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए बच्चे की मातृभाषा क्या है, मराठी है, ठीक है। अब वो बच्चे की मातृभाषा क्या है, मराठी है, ठीक। अब वो बच्चा गया किसी स्कूल में, और वहाँ पे तो डायरेक्ट सब कुछ इंग्लिश से पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में स्कूल। तो किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, हो सकता है बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, लेकिन बच्चा क्या हो रहा है, इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बच्चा अपनी मराठी में, उसकी मातृभाषा, उसमें तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का मन जो होता है हतोत्साहित होता है, उसे लगता है कि मुझे आता हुआ मैं नहीं बता पाया। इसलिए कई अगली बार क्या होता है, उसको आती हुई चीज़ें शायद हो सकता है इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर पा रहा हो, फिर भी नहीं बता पाता। इसीलिए कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या बना है, मातृभाषा। क्योंकि मातृभाषा से क्या होता है, बच्चे आसानी से अपना संबंध भी जोड़ पाते हैं और अपनी बात को अच्छी तरीके से कह भी पाते हैं। लेकिन अभी इस शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अगर आप मातृभाषा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो शायद इसको अभी अपनाने में क्या हो सकुचाएंगे, क्योंकि उनका जो पैटर्न चल रहा है अचानक उसी मातृभाषा में लागू करना। इसलिए अभी इस शिक्षा नीति के लिए अलग अलग चुनौतियाँ भी हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या हो, त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की योजना बनाई गई है। अब त्रिभाषा फार्मूला, जैसे आपने पढ़ा कि आपने एनसीएफ में पढ़ा होगा, एनसीएफ में भी त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की बात कही गई थी। यहाँ पे योजना बनाई गई कि त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाएगा। अब त्रिभाषा फार्मूला तो लागू किया जाएगा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है, उसमें 2 आपकी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जैसे आपको कोई लक्ष्य भाषा होती है उसको सिखानी होती है, तो आपको क्या होना था, मीडिएटर के रूप में आप क्या करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश हमारे लिए अगर टारगेट लैंग्वेज है तो उसको मीडिएटर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, हिंदी का करते हैं ना, क्योंकि हिंदी हमारे लिए एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे हम जानते हैं। यहाँ पे वही बात बोली कि पहले आपको मातृभाषा का प्रयोग करनी है, दूसरी एक आपकी लक्ष्य भाषा होगी जिसको आपको बच्चे को सिखानी है, और तीसरी आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करनी है जैसे हिंदी हो या कोई दूसरी भाषा जो बच्चे से परिचित हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने की योजना बनाई गई। ये सब तो क्या हो गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा स्कूल स्तर में प्रमुख जो बदलाव किए गए। अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, ये सबसे अगर बहुत अच्छी व्यवस्था कहेंगे तो है मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम है क्या। मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने 4 ईयर का बीटेक में एडमिशन लिया। अब अपने बीटेक में एडमिशन तो ले लिया, आपने पहला साल कंप्लीट कर लिया, लेकिन पहले साल कंप्लीट होने के बाद किसी कारण से आपने क्या कर दिया, उस पढ़ाई को छोड़ दिया, उस कोर्स को छोड़ दिया। तो इससे इस कंडीशन में क्या होता था, आपने जो भी पहले साल किया वो सब जाके क्या हो जाता था, नील हो जाता था, आपको उसका कुछ नहीं मिलता था, ना सर्टिफिकेट ना ही कुछ। उसीलिए व्यवस्था बनाई कि मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम। उसमें कहा गया कि जैसे पहले साल ने 1 वर्ष का कंप्लीट कर दिया उस कोर्स को, तो उसको क्या दे दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2 वर्ष का कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष का, जैसे कुछ पाठ्यक्रम आपके क्या होते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह 3 वर्ष के होते हैं।
अगर उस 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, जैसे बीटेक आपका 4 वर्ष का, ये पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा तो क्या होगा, उसको डिग्री दी जाएगी। इस तरह से मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए, जिसलिए कई कई बार क्या होता है कि 2 साल की 3 साल की पढ़ाई, जैसे 4 साल का बीटेक होता था तो उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई कर ली, फिर किसी कारण से छोड़ना पड़ा तो उनका जो साल किए वो बर्बाद नहीं होंगे। उनको क्या होगा, इसके लिए डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेगा। तो यही आपका क्या मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम है। इसके लिए क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्यों बनाया जाएगा, एक जैसे आपने सीटेट की पढ़ा होगा, आपने जानते होंगे जो सीटेट का होता है जैसे डिजी लॉकर पे आता है, ऐसे एक आपको लॉकर टाइप का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। हर बच्चे के उसमें क्रेडिट रखे जाएंगे। जैसे आपने कोई कोर्स किया, आपने आधा छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिला, तो उस सर्टिफिकेट के कुछ कोड होगा, कुछ क्रेडिट होगा, वो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग आप कोर्स करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने डीएलएड किया, बीएड किया, कुछ वर्ष का किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसका आपको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिलेगा। वो सारे क्रेडिट आपके क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। आगे चल के जब कोई जॉब में या किसी चीज़ में, तो उन सारे क्रेडिट का योगदान रहेगा। तो ये आपकी क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ अलग महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, उन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे पहली घोषणा क्या हुई, उच्च शिक्षा में अब क्या होगा, यूजीसी, एआईएसटी जैसे अलग अलग थी, अब इसके स्थान पर एक ही मानक होगा। जैसे अभी तक आप पढ़ते हो यूजीसी की अलग गाइडलाइन आती थी, एनसीटी की अपनी अलग गाइडलाइंस आती थी। अब क्या कहते हैं, इन सब के स्थान पर एक ही नियामक बनाई जाएगी, एक ही रेगुलेटिंग होगी जो सबको रेगुलेट करेगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें क्या एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात की घोषणा की जा रही है। और इसके अलावा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है कि जो अनुसंधान है, रिसर्च के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए क्या कर जाएगा, अनुसंधान की व्यवस्था की जाएगी और अलग अलग व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और अगला क्या होगा, शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन का भी विकल्प दिया जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है बहुत कई बार ऐसी कंडीशन होती है बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके लिए क्या ऑनलाइन शिक्षा का भी विकल्प देने की बात कही गई है। और एक महत्वपूर्ण योजना क्या, जीडीपी का 6% आपकी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है, और लेकिन इसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर पिछली बार कई सरकार का आंकड़ा देखें तो सरकार ने खुद आंकड़ा जारी किया था कि 2.7% क्या हुआ, जीडीपी का खर्च किया गया शिक्षा पे। तो आप देख सकते जो अभी तक सरकार ने 2.7% ही खर्च किया, उसको बढ़ाकर 6% खर्च करना भी बहुत बड़ी बात है। अभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए अलग अलग चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर जिस तरह से देखिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिस तरह से उद्देश्य बनाई गई, अगर उसी उद्देश्य के साथ ये लागू होती है तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट घोषणाएं हुई या इम्पोर्टेंट फैसले हुए, स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव, कॉलेज स्तर में क्या बदलाव, या अलग अलग चीज़ें, उन सब के बारे में जाना। इसके अलावा एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्या होगा, जैसे आप टीचिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या क्या बदलाव हैं, आपको बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट में कौन कौन से किस तरह से चयन किया जाएगा, इन सब के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।